नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप 20 फरवरी 2023 के दैनिक समसामयिकी में पहुंच चुके हैं, जो सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। तो आइए हम लोग आगाज़ करते हैं। और आगाज़ क्यों करना है? चूँकि हमें अपने सपनों को साकार करना है। और सपने क्यों साकार करने हैं? चूँकि जीवन में जो कष्ट है, एक नौकरी है, वो हमें लेना है और उसी नौकरी से ही सारा कष्ट ही दूर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और तकलीफ तो हर व्यक्ति को है, आपको भी है, समय नहीं मिलता है, क्या कैसा है, बहुत कुछ समस्याएं हैं। इसीलिए तो कहना है कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण स्मार्ट स्टडी क्लासेस की प्रेजेंटेशन आइए शुरू करते हैं। समसामयिकी 20 फरवरी, ठीक है। आईपीएल 2023 का आयोजन कुल कितने शहरों में किया जाएगा? एक में दिया गया है 10, ऑप्शन 2 में है 11, 3 में 12 और 4 में 13। तो दोस्तों कुल 12 शहरों में आईपीएल 2023 का आयोजन किया जाएगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों ऑप्शंस बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो आप तुर्की देख रहे हैं, तुर्की का अगर पहले नाम आपसे पूछा जाए तो क्या था, तो आपको बताना है भैया पहले इसका नाम क्या था, तुर्की था, ठीक है। ये भी एकदम बनता है। और जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वो देश है स्पेन, जिसने मासिक धर्म जो महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, उन पीरियड्स के दौरान उनको अवकाश की व्यवस्था करने वाला दुनिया का ये जो है कानून पारित करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों तो ये जो हमारे जो है भारत की स्थायी प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र में, रुचिरा कंबोज जी को इसमें जो है बनाया गया है। इसे आपको याद रखना है, रुचिरा कंबोज को, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? जिनका नाम है सबा करोसी, जो हंगरी देश के रहने वाले हैं। दोस्तों G20 के भारत की तरफ से शेरपा कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत जी हैं, जो G20 जो है शेरपा नियुक्त हुए हैं भारत की तरफ से। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव बार बार पूछे जाते हैं, तो एंटोनियो गुतरेस को आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का उत्तर भी कहीं आप जो है 77वें सत्र का अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस देने की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों समसामयिकी में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत का, ठीक है, नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन 1 में है फतेहाबाद, 2 में है फरीदाबाद और 3 में है गुरुग्राम और चौथे में है अमेठी। तो दोस्तों इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ? ये फतेहाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम लोग, क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों फतेहाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। और यहाँ पर परमाणु संयंत्र जो है परमाणु बम बनाने के लिए नहीं, जबकि बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक अगर आपसे पूछे जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चूंकि फतेहाबाद हरियाणा में परमाणु संयंत्र की स्थापना हो रही है और ये परमाणु संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं यूरेनियम 200 U235। आप इसे अपने दिमाग में बैठा के ही रखिएगा, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। यूरेनियम 235, ठीक है। अब भारत में परमाणु परीक्षण पहली बार कब हुआ, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? भैया 1974 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में। और इसे नाम क्या दिया गया था? तो इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि बहुत ही ऊंचा काम हमारे देश ने किया था, जो जिस कार्य के लिए यूक्रेन आज जो है रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सेनाओं से युद्ध कर रहा है, लेकिन परमाणु बम उसके पास होते तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि रूस उसके ऊपर अटैक कर सकता था। अगर हम बात करें, हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था, यह भी पोखरण जैसलमेर में हुआ था। और इसका नाम पूछ लिया जाता है तो इसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इस समय जो हमारे पीएम थे वो पंडित जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इसके आगे देखते हैं कि अब परमाणु संयंत्र की चर्चा की जा रही, तो क्या परमाणु संयंत्र आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भाई साहब तो कर्नाटक में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। और नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कलपक्कम और कूडनकुलम
ये दोनों परमाणु संयंत्र हमारे साउथ इंडिया में तमिलनाडु में स्थित है। और अगर सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र की बात किया जाए तो कूडनकुलम है, जो रूस की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। कहाँ? तमिलनाडु में। दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु त्रासदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ये एक रिसाव था और इसमें बहुत बेहद विनाशकारी ये जो है परमाणु त्रासदी थी जो यूक्रेन में हुई थी। इसे चेरनोबिल घटना आपको याद रखना है जो है। अब ये देखिए आज का बेहद ही महत्वपूर्ण कि इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे लेते हैं तो वाकई में बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। देखिए ये जो आपका दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा है चैट जीपीटी। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। ये चैट बॉट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। जैसे अभी आप गूगल का कहीं भी कुछ सर्च करना होता है तो आप गूगल में जाके सर्च करते हैं और गूगल 20 प्रकार के उल्टे सीधे आंकड़े दिखाता है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि ये चैट बॉट जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें पूछा क्या जा सकता है कि जो चैट बॉट है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है दोस्तों चैटिंग जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। इसे आपको याद रखना है। अब बात किया जाए भारत की दोस्तों, तो भारत ने क्या किया है कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट जीपीटी का भारतीय वर्जन का नाम क्या है? लेक्सी है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। लेक्सी बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है और आने वाली परीक्षा में ये आपको अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए लेक्सी आपको याद रखना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये वही चैट जीपीटी है। और यही बात किया जाए कि भाई चाइना में तो कुछ चलता नहीं है, चाइना ने क्या किया है? तो चाइना ने जो लॉन्च किया है एरनी चैट बोट, मतलब जो चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं, चाइना में तो गूगल चलता नहीं है, इसलिए उन्होंने इससे पहले ही अपना एरनी चैट बोट लॉन्च किया है कि आपको जो सर्च करना है गूगल में न जाके आप एरनी चैट बोट में जाइए, आपको मिल जाएगा। अब इसका जवाब देने के लिए गूगल ने क्या किया? गूगल ने भी बार्ड चैट बोट जो है लॉन्च किया है। ये भी गूगल की ही तर्ज पर ये आपका है, ठीक है। अब पूछा जाए लिब्रा क्या है दोस्तों? तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम अब बदलकर डाइम कर दिया गया है। दोस्तों, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई के पट्टीपुरम गांव से लॉन्च किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये लॉन्च किया गया है और जिसमें मार्टिन फाउंडेशन एक है जो 85% फंड उपलब्ध कराएगा। क्यों उपलब्ध कराएगा? क्लास 6 से क्लास 12 तक के 5000 छात्रों के लिए दोस्तों अपने रॉकेट की डिजाइन करें, उसका प्रक्षेपण करें आदि के लिए जो है ये कार्यक्रम एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़े। यूट्यूब का नया सीईओ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, एकदम एकदम करंट्स का एकदम परफेक्ट क्वेश्चन और भारतीय मूल का व्यक्ति है नील मोहन, जो यूट्यूब के जो है सीईओ बनाए गए हैं। हम जान लेते हैं यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी। दोस्तों, हमारे भारत के लोग जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ हैं, तो हम लोग लोहा मनवा रहे हैं अपना, और क्यों नहीं मनवाएं। इसीलिए देखिए अरविंद कृष्णा भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो आईबीएम के सीईओ हैं, और लक्ष्मण आचार्य भी भारतीय मूल के हैं जो स्टारबक्स के सीईओ हैं। और ये जो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अब ये अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों, ये जैसे जो है ये गूगल जो है उसी का एक पार्ट है। अल्फ़ाबेट तो मुख्य कंपनी है और उसी कंपनी के एक पार्ट गूगल है। तो आप गूगल को समझें कि ये अल्फ़ाबेट मतलब सुंदर पिचाई गूगल के भी सीईओ हैं, अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ, मतलब इन्हीं के अंडर में गूगल भी आता है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की बात किया जाए तो ये भी सत्ता नडेला है और ये भी एक भारतीय है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है दोस्तों। शांतनु नारायण, जो आप एडोब जो है पीडीएफ रीडर आप देखते हैं, इस कंपनी के सीईओ हैं। इन्हें भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि असम के बारे में, ठीक है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। असम के गवर्नर अभी वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया जी हैं। असम का जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी में स्थित है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। असम की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो असम में है और यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। असम का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसे सत्रिया कहा जाता है, ये भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है और ये नवीनतम भी है। टोटल कितने जो है शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। और अगर ये कहा जाए कि सत्रिया नृत्य को जो है ईजाद किसने किया, तो आचार्य शंकर देव ने इसका ईजाद किया था। आचार्य शंकर देव इसके जनक माने जाएंगे। बिहू कहाँ का त्यौहार है? बार बार पूछा जाता है। असम का त्यौहार है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी असम में है और एक सींग
वाले गैंडे के लिए कांजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। अब ये देखिए माजुली द्वीप कहाँ है दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछा जाए तो उसका नाम है माजुली द्वीप। और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और स्टेट कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है एक बार जल्दी से दोस्तों अपने शेयर कीजिए। और आगे देखिए असम के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था दोस्तों, ये डिगबोई में खोजा गया था, ये असम में ही पड़ता है। तेजपुर लीची, इसका जो जीआई टैग है दोस्तों, ये जीआई टैग असम को ही मिला है। और असम का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो आपको कामरूप बताना है। ठीक है, और आईआईटी गुवाहाटी ने एक परम कामरूप सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, कहाँ पे, ये असम में ही। ठीक है, और अगर असम का आपसे फोक डांस पूछ लिया जाए तो आपको बताना है बगरुम्बा, यह असम का फोक डांस है, इसे भी आपको याद रखना है। हम देखते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, जो सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये इस पार्टी से है केरल। ठीक है, और केरल आप जानते हैं शिक्षा के मामले में कितना तेज तर्राक है। गवर्नर यहाँ के कौन है, राज्यपाल तो मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान। और इस केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों केरल की बात करें तो केरल का जो कथकली और मोहिनी अट्टम है बार बार पूछा जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो केरल और मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय भाषा की बात करें तो यहाँ की शास्त्रीय भाषा मलयालम है। और भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भी दोस्तों यही केरल में स्थित है, और यहाँ भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ओणम त्यौहार आपसे पूछ लिया जाता है तो केरल में ही मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। केरल का एक बहुत ही फेमस पार्ट है कलारी पट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट है, भी पूछा जाता है। कलारी पट्टू से केरल को कनेक्ट कर लेना है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो श्वेत क्रांति जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत मतलब दूध। ठीक है, तो ये श्वेत क्रांति के जनक कौन है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। इनका जन्म कोझिकोड केरल में ही हुआ था, जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट है। दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। और ये इन्हीं वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस के दिन ये मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना ही रखना है। केशवानंद भारती 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही चर्चित रहा। और इसी मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, और संविधान का मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट भी केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मामले में ही आया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में साइलेंट वैली एवं एराविकुलम नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली पार्क कहाँ है, केरल में है। एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में। दोस्तों पेरियार नदी पूछा जाता है तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है, ये केरल में है। इडुक्की बांध कई बार पेपर में आया हुआ है। दोस्तों नंबूद्रिपाद ये केरल के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्हें भी दिमाग में बैठा के रखना है। दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों, तो ये आप जानते हैं कि ये हमारे कौन बने हैं भाई साहब, तो हमारे चेतेश्वर पुजारा जी बने हैं। इन्हें आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट आप देख लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण है कि आपको परीक्षा में 100% मिलने ही मिलने वाले हैं। दोस्तों 24 और 25 फरवरी को पहला G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जो बैठक है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो बेंगलुरु में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वित्त मंत्री सीतारमण, और RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास जी इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। दोस्तों G20 2023 की अध्यक्षता भी भारत के हाथ में है। और भारत का जो वासुदेव कुटुंबकम है जो है वही थीम इसकी है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये जो है G20 2023 में जिसका भारत अध्यक्ष है, ये इसकी थीम है। ये बिल्कुल एकदम स्टार लगा के रखिए, और ये आपको भी स्टार लगवाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विमानन कंपनी जो है कहाँ स्थापित की गई, तुमकुर कर्नाटक में की गई है। और G20 2022 की अध्यक्षता किसने की, 2023 की तो भारत कर रहा है, और 22 की पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया ने किया था। और कहाँ, तो इंडोनेशिया के बाली। ठीक है, सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की शुरुआत हजीरा गुजरात से है, जो मुंबई तक चलेगी। दोस्तों इस सागर परिक्रमा का जो मुख्य उद्देश्य मछुआरों की समस्याओं को जो है इनका समाधान करना। ठीक है, सागर परिक्रमा का यही लक्ष्य है। इसका पहला चरण की शुरुआत दोस्तों मांडवी गुजरात से मार्च 2022 में हुई थी, इसे भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब आगे पूछ लिया जाए कि अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो गुजरात में किया जा रहा है। अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, साबरमती नदी पर बनाया जा रहा है, और इसका आकार पतंग के जैसा होगा। अब बात किया जाए 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन। 36वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ किया, भाई साहब गुजरात में किया है। और गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। टोटल 6 शहरों
में इसका आयोजन हुआ। अगर ये बात की जाए 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, तो ये हमारे गोवा वाले बीच पर होने वाला है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है दोस्तों, तो इसमें महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, तो 1386 किलोमीटर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई। दोस्तों आज के समसामयिक में देखिए टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहां पर किया गया है, तो गोरेगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो बताना है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसके वर्तमान में सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। इन्हें भी दिमाग में रखिएगा। दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो सीमावर्ती गाँव से, जो हमारे पाकिस्तान से लगे हुए हैं गाँव, जो हमारे बांग्लादेश से लगे हुए हैं, तो लोग सीमावर्ती गाँव को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी उधर से अटैक करते रहता है। चाइना उधर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में कभी भी अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई कर देता है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका मतलब यह है कि सीमावर्ती गांव में है ये लोग हैं, इनका विस्थापन न होने पर और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए। दोस्तों जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान के माउंट आबू से हुई है। मित्र योजना का संबंध किससे, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु जो है मित्र योजना चलाई जा रही है। आगे देखिए, एक देश एक उर्वरक योजना के तहत कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो इस ब्रांड का नाम है भारत ब्रांड। ठीक है, आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से जाना जाता है, अभी हाल ही में हर हर महादेव का जो है महाशिवरात्रि बीती है और महाशिवरात्रि के दिन ही पार्वती और भगवान शंकर की शादी हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हेरात फेस्टिवल कहा जाता है, ये हेरात के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को क्या कहते हैं, जिसे कंचोत कहते हैं। और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है, तो केरल का है, इसे आप जरूर याद रखिएगा ही रखिएगा। दोस्तों आपसे पूछा जाए थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी केरल में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है और ये जो आपका बांगा फेस्टिवल है दोस्तों, ये मेघालय में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रणजी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता कौन है दोस्तों, इसका उप विजेता कौन है, बंगाल है। और विजेता की बात पूछा जाए तो सौराष्ट्र, आपको टिक लगा के आना है। और रणजी ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल मैच हुआ था वो ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ था। दोस्तों सौराष्ट्र दूसरी बार विजेता बना है और जो जयदेव उनादकट है इनको मैन ऑफ द मैच मिला था। और रणजी ट्रॉफी 2022 जो है कौन जीता था, ये मध्य प्रदेश जीता था और जो पहली बार जीता था। तो रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता, एमपी ने जीता। और 23 किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता, मतलब महाराष्ट्र ने। और 2023 वाला वो विजेता कौन है, तो पश्चिम ये बंगाल है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट का विजेता कौन है, तो भारत है। और भारत ने हमारे ऊपर जो हुकूमत लोग किए थे उसी इंग्लैंड को हराकर हमारी महिलाओं ने ये अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीता है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों T20 पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड था। देखिए पुरुष लोग 3 से जीत गए, महिलाओं ने तो हमारे इनको हरा ही दिया। ठीक है, और जिसे पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान को हराकर जो है इंग्लैंड क्या है, T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना है। संतोष ट्रॉफी का संबंध आप जानते हैं फुटबॉल से है और इस संतोष ट्रॉफी का आयोजन केरल में हुआ था और संतोष ट्रॉफी का विजेता भी केरल ही रहा था। ठीक है, ये क्लास दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कैसी लगी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर इतने महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं इसको एक बार जरूर देख के जाइए और डेली आप करंट अफेयर हमारे चैनल पर देखें। कल आपको फिर से मिलते हैं 21 तारीख की करंट अफेयर के साथ। और आज का सवाल देख लीजिए, ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, इसको कमेंट करके आप हमको उत्तर बताना है। ठीक है, आप इसमें कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और इस क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको बेहद ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि आपको अपने सपने को साकार करना है और साथ ही साथ अपने माता पिता के सपनों को भी डूबने नहीं देना है, उनके आन बान शान और उनके गौरव को और ऊंचा बढ़ाना है। आपसे मिलते हैं कल की दैनिक समसामयिकी में। जय हिंद, जय भारत।